नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं करियर विद आशुतोष चैनल में। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग उपस्थित हो गए हैं यूपीपीसीएस 2024 की कंप्लीट रिवीजन सीरीज में, जिसमें हम लोग प्रश्नों के माध्यम से सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फैक्ट्स को देख रहे हैं। और इसमें 7 लेक्चर हम लोगों ने कर लिए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, और 2 लेक्चर आपको और मिलेंगे आज और कल। और उसके बाद हम लोग पूरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे, देन आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाइए उस प्लेलिस्ट को देख डालिए, सारे वीडियोस को तैयार कर लीजिए। और याद रखिएगा, इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है। टेस्ट सीरीज आप किसी की भी लगा सकते हैं और हमारी भी लगा सकते हैं, मात्र 249 में हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ठीक, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, हमारे एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पर मंथ एंड सेल चल रही है, जिसमें आपको सभी कोर्सेज पर 40% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है अगस्त 40, अगस्त 40, और यह ऑफर आपका 31 अगस्त 2024 तक अवेलेबल है। आप सभी लोग जो यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, जो आपके लिए हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव डाउट सेशन, पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। और हमारी सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज आप सभी लोग दोस्तों से ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे रीजनेबल रेट पर आपको अवेलेबल है। और उसमें 320 से अधिक पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी शामिल है, करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन शामिल है, सेक्शनल टेस्ट, फुल एंड टेस्ट, सब कुछ आपको मिल रहा है। याद रखिएगा, पीसीएस और आरओ के लिए। ठीक है, और आरओ की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए विजय बैच 2.0 नया स्टार्ट हो चुका है, और आपकी कंप्लीट तैयारी आपको इस बैच में मिल रही है। आपको इस बैच पर भी 40% का डिस्काउंट मिलेगा। जल्दी करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से, और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और फटाफट से अपने मनचाही बैच को ज्वाइन कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 15, 19, 17 और 20। तो राइट आंसर दोस्तों क्या है यहाँ पर? राइट आंसर आपका है 20। कितनी बार एग्जाम में आ चुका है आप देख सकते हैं। देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत में 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र हैं। याद रखिएगा, इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेनगुप्ता और जी सदास्क्यू ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है दोस्तों? तो यहां पर आपके सामने आंसर भी देखिए मैंने मार्क किया हुआ है। 60 जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन में बताया, 60 कृषि उपक्षेत्र हैं या लघु कृषि क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, और 20 आपके कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। ठीक, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण का है, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, और इसमें कारण क्या कह रहा है? द्वितीय हरित क्रांति की बहुत क्षमता है, मतलब द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो कथन कारण का प्रश्न बहुत आने की संभावना है, मल्टीपल स्टेटमेंट बहुत आने की संभावना है, इसीलिए मैंने सभी प्रश्नों का संकलन आपके लिए किया है इस सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर दोनों कथन अपने आप में सही है। याद रखिएगा, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानता क्या है? कृषि आधारित है, बिल्कुल सही बात है। आपकी जो पूरी क्या है दोस्तों? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है शुष्क पेटी की, और द्वितीय हरित क्रांति के लिए इसमें बहुत क्षमता है, बिल्कुल सही बात है। पहली हरित क्रांति का लाभ दोस्तों किसको मिला? आपके 2.5 प्रदेशों को मिला, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और अभी भी दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति दोस्तों आएगी, तो उसका डेफिनेटली हमें लाभ मिल सकता है। ठीक, याद रखिएगा, ये दोनों कथन अपने आप में सही हैं, लेकिन कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का ये एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों, ये व्याख्या नहीं है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, शुष्क क्षेत्र में सिंचाई आदि की व्यवस्था कराकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु वह निर्वाह प्रकृति की है, ये बात आपको ध्यान रखना है। निर्वाह मतलब जीवन यापन करने वाली। क्लियर? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 1960, 1970 और 1980। तो आप सबको दोस्तों देखना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। और यह भी प्रश्न देखिए 2 बार मेंस में आ चुका है। आपका आंसर है 1960। 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। और याद रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में उद्घाटन हुआ, लेकिन अब उत्तराखंड
यूपी में नहीं है, इसलिए ये अब आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कथन कारण का पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसका साइंटिफिक एग्रीकल्चर में जो कन्वर्जन हुआ है दोस्तों, उसमें हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह बात कथन में कहा जा रहा है। और कारण क्या है, इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। अब ये बताइए दोनों कथन में से कौन सा सही है और कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको पता है कैसे आते हैं इसमें, और यहां पर भी दोस्तों बी ऑप्शन एकदम सही है। देखिए हरित क्रांति की भूमिका रही है कि पारंपरिक खेती अब हमारी साइंटिफिक एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, वैज्ञानिक खेती में कन्वर्ट हो गई। ठीक, इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती, यह बात एकदम सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, यह बात भी आपको पता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है, देखिए हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक और बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। मतलब अब 2.5 प्रदेश पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो वास्तव में हरित क्रांति से लाभान्वित हुए, वहां पे जो कृषि हो रही है वो केवल निर्वाह कृषि नहीं है, वो आपकी व्यापार उन्मुख कृषि है। मतलब उससे लाभ भी कमाया जा रहा है और पूरे देश के खाद्यान्न की डिमांड को पूरा किया जा रहा है वहां से। ठीक है, भारतीय खेती के वैज्ञानिक रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, उससे बहुत सारी क्षतियां भी हैं, आपको पता है दोस्तों। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का एक्सेसिव उपयोग रासायनिक उर्वरकों का मृदा को प्रभावित कर रहा है, और ये केमिकल्स हमारे फूड चेन का भी हिस्सा बन चुके हैं और मनुष्य के शरीर का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये आप सबको पता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको हम काउंट नहीं करते, ये बात आपको पता है। ठीक है, दोनों तथ्य सत्य भी हैं लेकिन एक दूसरे की स्पष्ट व्याख्या नहीं करते। क्लियर। तीसरा, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक और उपयुक्त सभी। तो आप सबको पता है दोस्तों, हमारी कृषि जो है कम उत्पादक क्यों है, क्योंकि निम्न उत्पादकता मतलब क्या है, लो प्रोडक्टिविटी मतलब, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है सीमांत उत्पादकता, या निम्न उत्पादकता का मतलब यह है कि आवश्यकता से अधिक लोग कृषि में लगे रहते हैं। मतलब 2 लोगों की आवश्यकता है तो 4 लोग लगे रहेंगे, 1 की आवश्यकता है तो 3 लोग लगे रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये आपका मेजर रीजन है दोस्तों। दूसरा, जोत का छोटा आकार, ये भी सही है, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप बोलेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट निम्न उत्पादकता के लिए ए होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका क्या है, आपका डी होगा। क्लियर। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर निरंतर विभाजन से कृषि जोतों का आकार भारत में लगातार छोटा होता जा रहा है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक भी भारतीय कृषि की एक मुख्य समस्या है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कृषि की देश के ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हिस्सेदारी जो है 18.3% ही है, ये बात आपको पता है, लेकिन देश का लगभग 55% कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मतलब 55% लोग कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगे हैं, लेकिन जो अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है कृषि का, लगभग 18%। अब आप समझ सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जोतों का छोटा आकार और पिछड़ी तकनीक भी जो है भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या है, निम्न उत्पादकता का कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, आपको बताना है। तो नहीं में देख लीजिए, जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि और भूजोत का छोटा आकार। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप सबको पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया हम लोगों ने, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और सहकारी कृषि इज द राइट आंसर। यहाँ पर सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग, यहाँ पर इसका कारण नहीं है। ठीक है, निम्न उत्पादकता का कारण जनसंख्या अधिक है, ये है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब आपकी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसयूज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, भूजोत का छोटा आकार, छोटा जोत है, ये भी कारण है दोस्तों। ठीक है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो सहकारी कृषि से हम क्या कर सकते हैं, कृषि की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये समस्या दूर करने का उपाय है, निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, इसलिए ये आंसर होगा। जल्दी से बता दीजिए ठीक हो गया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों, आप लोग को फटाफट से बताइए।
ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब यहाँ पर क्या है, आवश्यकता से अधिक लोग उत्पादन में लगे रहते हैं और अगर उन लोगों को हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है, आपको पता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बता दिया जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी और भू जोतों का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है, जबकि सहकारी कृषि कृषि के विकास का एक साधन है और छोटे छोटे किसान संयुक्त रूप से इसमें क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। याद रखिएगा, ये सारा एक्सप्लेनेशन मल्टीपल स्टेटमेंट में काम आएगा आपके। ठीक, नेक्स्ट। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? पंजाब, गुजरात, एमपी, राजस्थान। तो चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार है आपका पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट। सभी राज्यों में परिचालित जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार नागालैंड में है और उसके बाद पंजाब में। ठीक है, तो याद रखिए पहले नंबर पे नागालैंड है, चूंकि नागालैंड ऑप्शन में नहीं था इसलिए हम लोगों ने पंजाब पे टिक किया। सेकंड नंबर पे पंजाब। भारत में कृषि को समझा जाता है कैसी? जीविकोपार्जन का साधन, व्यवसाय, व्यापार और उद्योग। और आप सब लोग जानते हैं हमारी कृषि को निर्वाह का साधन समझा जाता है, इसीलिए दोस्तों शायद ये विकसित नहीं है दोस्तों। ठीक है, जीविकोपार्जन के साधन के रूप में इसे हम मानते हैं। ठीक है, उद्योग मानेंगे तो उस दिन कृषि की स्वरूप दूसरा ही होगा दोस्तों। ठीक, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। रासायनिक उर्वरकों का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन होगा? जहां पर हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभ हुआ। तो आप बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है दोस्तों? मैंने हिंट दे दिया, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश टॉप 3 पे है, ये बात आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है? दैचा, दैचा, सनई, बोड़ा और ग्वार। किसमें आपकी नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है दोस्तों? तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर है बोड़ा या लोबिया। ठीक है, हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा या लोबिया में 0.49% पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर। 0.49% इंपॉर्टेंट है। कैचा में 0.42% है, शनई में 0.43% और ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये आपसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारी डिटेल्स आपको याद रखना है। चारों याद कर लीजिएगा, परसेंटेज मैंने बता दिया। क्लियर। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और उपयुक्त सभी। तो संतुलित उर्वरक उपयोग किए जाते हैं, आपको पता होगा। ये सारे ऑप्शन एकदम सही दिख रहे हैं और यहाँ पर राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी, खाद्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी, ये तीनों के लिए दोस्तों बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना, विदर्भ। तो यहाँ पर उच्च कृषि उत्पादकता कहाँ पर देखने को मिलती है? तो यहाँ पर आपको बताना है तमिलनाडु तट। ठीक है, इज द राइट आंसर। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पुनर्भरण योग्य जल पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है दोस्तों? तो यहां पर राइट आंसर क्या है? यूपी इज द राइट आंसर। ठीक है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य आपका कौन सा है? मतलब जिसको पुनः पुनः हम भर सकते हैं, उस भूमि जल संसाधन में सबसे ऊपर आपका यूपी है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ठेकेदारी कृषि किस राज्य में सबसे ज्यादा है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर पंजाब इज द राइट आंसर। पंजाब में ये बहुत ज्यादा चलती है, हरित खेती में सन्निहित है। मतलब ग्रीन फार्मिंग या हरित खेती में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, या हरित क्रांति में क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सीधे सीधे मैं ऑप्शन यहाँ पर देख रहा हूँ, जैविक खेती, बागवानी पर जोर, बागवानी और पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो गया और चौथा खाद्य फसलों, बागवानी और पुष्प कृषि पर जोर। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक ही ऑप्शन सटीक दिख रहा है और वो है आपका सी, हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आपका शामिल। क्लियर।
नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, हरित खेती वास्तव में क्या है? संरक्षण खेती है। हाल के दिनों में शब्द हरित खेती विशेष रूप से चीन द्वारा उपयोग में लाया गया। भारत में हरित खेती के विषय में उपयुक्त धारणा का प्रतिपादन किसने किया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो हमारे यहाँ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एगमार्क क्या है? अंडा उत्पादन हेतु सहकारी समिति, कृषकों की सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी और गुणवत्ता गारंटी की मुहर। तो आप सबको पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर गुणवत्ता गारंटी की मुहर है दोस्तों। ठीक है, एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उपज श्रेणीकरण और चिन्हांकन अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। क्लियर? एगमार्क एक्ट याद रखिएगा दोस्तों, एगमार्क एक्ट 1937 वेरी इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। इस दौरान 5वें दशक, 7वें दशक, 6ठे दशक और 8वें दशक। बताइए 20वीं सदी में किस दशक में हरित क्रांति आपकी लागू हुई? आप सबको पता है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति आपकी कब आई थी? तो 7वें दशक में दोस्तों। ईयर आपको पता है 1966 से 1967 में हरित क्रांति दोस्तों भारत में लागू की गई थी। ठीक है, नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी। ठीक है, 1966 से 67 के दौरान प्रारंभ हुई। ये इसका प्रथम चरण था जो 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, जो वास्तव में इससे लाभान्वित राज्य। ठीक, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉन्ग द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन, राजे कृष्णा और के.वी. राव द्वारा, आर.के. वी. राव द्वारा। तो बताइए दोस्तों, सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया गया, किसके द्वारा? आप सबको बताना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और फादर ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी इन्हीं को कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, विश्व में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग, याद रखिएगा। इन्हीं के मेक्सिको के रिसर्च इंस्टीट्यूट से हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स लाए गए थे, जिससे गेहूं उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो सका था। ठीक, एम.एस. स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित बात कदम उठाए जाने की बात कही। क्या कहा इन्होंने? मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद और कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र और संविदा कृषि पर बल देना आवश्यक है। ठीक है, ये एम.एस. स्वामीनाथन साहब की क्या है? अनुशंसा है दोस्तों, निम्नलिखित कदम उठाए जाने के लिए सदाबहार क्रांति के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, मेंस में आप लोग कोट कर सकते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. खुश और बी.पी. पाल। अभी मैंने आपको आंसर बताया, नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका जन्म 25 मार्च 1914 को यूएसए में के आइवोवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा। उन्होंने 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। बोरलॉन्ग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, नोबेल शांति पुरस्कार और भारत का पद्म विभूषण। हरित क्रांति किससे संबंधित है? मोटे अनाज के उत्पादन, दलहन, गेहूं और तिलहन। तो सबको पता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हरित क्रांति का लाभ मिला, गेहूं में भारत आत्मनिर्भर हुआ था 1966 से 67 में, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में इसे लागू किया गया। ठीक है, विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली, जो कि हरित क्रांति का आधार बना। आप सबको पता है। क्लियर? निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ? ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं। ठीक है, किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ हुआ दोस्तों? आप सबको पता है, अभी मैंने बताया आपको, सबसे पहले गेहूं के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हुआ। ठीक है, और अब तो हम लोग भारत की नीड को पूरा करते ही हैं, साथ ही पूरे विश्व को सप्लाई करते हैं। ठीक है, हरित क्रांति का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को हुआ। याद रखिएगा, चावल का उत्पादन वैसे भी ठीक ठाक होता था भारत में पहले भी। ठीक, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक क्या था? 1500 केजी, 2000 केजी, 2222 केजी और 3000 केजी। बताइए दोस्तों, रिकॉर्ड उत्पादन कितना केजी था प्रति एकड़? तो यहाँ पर 2000 केजी था, इसको नोट कर लीजिएगा।
क्लियर। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 केजी का रिकॉर्ड उत्पादन पहले से लगभग 3 गुना हो सका था। वर्ष 2021-22 चतुर्थ पांचवें अग्रिम अनुमान तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों, जिस गेहूं के उत्पादन के लिए हम लोग क्या थे, हम लोग अमेरिका पर निर्भर थे, और हम लोगों ने PL 480 समझौता किया था अमेरिका के साथ, जो दोस्तों अमेरिका वहां पर जानवर गेहूं खाते थे, वो जानवर सप्लाई करता था उसके लिए। कितनी बड़ी दुखद बात थी दोस्तों, PL 400 से समझौता हुआ था, ठीक है। और हरित क्रांति कितनी जरूरी थी हमारे लिए, और हम लोगों ने इसमें गेहूं के उत्पादन में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, ठीक। याद रखिए आज का उत्पादन कितना है प्रति हेक्टेयर, 3507 किलोग्राम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको मैच कराना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, उर्वरक किस क्रांति से सम्मिलित हैं, आपको बताना है। चलिए मैच करा के देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति, और उर्वरक के लिए भूरी क्रांति, ठीक। A1 B3 C2, A1 B3 C2 और D4 पहला ही ऑप्शन हो गया दोस्तों। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर नॉलेज है तो, नॉलेज है तो बहुत आसान है, ठीक है। पीत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, अनाज उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन। अब आपको दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक। तो कृषि से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। कल हम लोग खनिज और फिर उद्योग देखेंगे और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। और अब इसके बाद से आपका मंडे से शुरू हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मंथ एंड सेल हमारे एप्लीकेशन पर चल रही है, आप सभी लोग चाहें तो PCS की तैयारी करने वाले छात्र, RO की तैयारी करने वाले छात्र, जो भी कोर्स में चाहते हैं ज्वाइन करना, आप सभी लोगों से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया हर कोर्स पर 40% का डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।